हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज नंबर 9 हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट सीरीज आपके सामने लाए हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें। हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और यदि हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें ताकि हमारा नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन से चार्टर एक्ट में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? कौन से चार्टर एक्ट में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था? तो याद रखिएगा, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित जो है 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, लेकिन दास प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन 1843 में किया गया था। याद रखिएगा, लॉर्ड एलनब्रो के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया था, ये आपको याद रखनी है। और दास प्रथा का अवैध घोषित कब किया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट में। देखिए यहाँ पर 4 को चार्टर एक्ट दिए हैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट यहाँ पर है। तो देखिए कुछ चार्टर एक्ट हम लोग आगे पढ़ते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट और 1858 का चार्टर एक्ट। हालांकि 1858 का चार्टर एक्ट नहीं होता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम होता है। याद रखिएगा, भारत का पहला भारत शासन अधिनियम जो था ये 1858 का भारत शासन अधिनियम था। और ये 1853 जो था भारत का अंतिम चार्टर अधिनियम, भारत का अंतिम चार्टर अधिनियम या भारत का अंतिम चार्टर एक्ट जो था वो 1853 का चार्टर एक्ट था। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? 1813 का चार्टर एक्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक जो है अधिकार समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन के साथ और जो चाय के साथ जो व्यापार था, चाय के साथ जो व्यापार करता था भारत के साथ, और चीन के साथ जो व्यापार करता था उसको रहने दिया गया था। 1833 का चार्टर एक्ट जो है इसमें भी 2 पॉइंट आपको याद रखनी है। 1833 का चार्टर एक्ट में क्या किया गया था? तो बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक को माना जाता है। ये आपको याद रखनी है। देखिए तो आगे बताते हैं, यहाँ पर आपको लिखे हैं, बताए हैं 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1813 का चार्टर में इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके कुछ प्रतिबंधों के साथ सभी अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने की छूट मिल गई, किंतु कंपनी का चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा है, इस एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा, इस एक्ट में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपये की वार्षिक धनराशि की व्यय का प्रावधान किया गया। साथ ही भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। आपसे पूछेगा, भारत में शिक्षा को प्रचार प्रसार करने के लिए जो है कंपनी द्वारा 1 लाख रुपया खर्च करने की योजना कौन से चार्टर एक्ट में लाया गया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट में। याद रखना है आपको अच्छी तरह से, पॉइंट आपको एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए 1833 का चार्टर एक्ट है। तो 1833 का चार्टर एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताए हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में अक्सर आता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था, इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। अब देखिए अगला पॉइंट यहाँ पर है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा। अगला पॉइंट है, दास प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया था। ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ से 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। 1853 में देखते हैं। तो 1853 का चार्टर अधिनियम यह अंतिम चार्टर अधिनियम था, परंतु संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। याद रखना है आपको 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों में पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है 1853 का चार्टर एक्ट में क्या है? तो इसमें लिखा हुआ है, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। पहले क्या होता था? 1853 के पहले कि कोई भी कंपनी का महत्वपूर्ण जो पद होता था उस पद पर कर्मचारियों का जो है पद जो होता था उस पद पर सिर्फ आपका नाम के आधार पर, नामजदगी के आधार पर आपका जो है नियुक्ति होता था। लेकिन 1853 में बोला गया कि अब नहीं, कोई भी कंपनी का पद है, कोई भी आपका छोटा बड़ा पद है, नौकरी है, उसको अब नामजदगी के स्थान पर नहीं होगा, अब परीक्षा लिया जाएगा और परीक्षा में जो पास होगा उसी व्यक्ति को वह पद दिया जाएगा। ये 1853 के चार्टर एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछेगा।
तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, दास प्रथा तो 1833 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। एक 1858 सबसे इंपॉर्टेंट है, 1858 यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। 1858 का यह अधिनियम है, ये चार्टर नहीं है, यह अधिनियम है। भारत का पहला भारत शासन अधिनियम 1858 का अधिनियम था, याद रखनी है। 1858 में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, भारत का शासन व्यवस्था, किसका, भारत का शासन व्यवस्था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन करके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कंपनी के हाथों से छीन करके ब्रिटेन के क्राउन को सौंप दिया गया, ब्रिटेन की संसद को सौंप दिया गया और कहा गया कि भारत में शासन व्यवस्था चलाएगा, अब कंपनी ना चलाएगा, अब कौन चलाएगा, तो ब्रिटेन की संसद चलाएगा, यह व्यवस्था कर दिया गया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे आपको एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है, 90% आपका एग्जाम में आने का जो है चांस है, ये आपको याद रखनी है। तो 1858 में मुगल साम्राज्य के पद को भी समाप्त कर दिया गया, 1858 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को भी समाप्त कर दिया गया। और भारत में शासन व्यवस्था जो है कंपनी के द्वारा नहीं चलाया जाएगा, ये ब्रिटेन की क्राउन के द्वारा चलाया जाएगा। तो ब्रिटेन का क्राउन जो है, संसद जो है, सही तरीके से चलाएगा कि नहीं चलाएगा, तो उसको देख रेख के लिए भारत में एक सचिव पद का सृजन किया गया, याद रखिएगा, सचिव पद का सृजन किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 1858 का अधिनियम में जो है भारत के गवर्नर जनरल के पद को भारत का वायसराय कर दिया गया, अर्थात भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग और भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग को माना जाता है, ये आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आप लोग को ऐसा डिस्कशन जो है कहीं नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिए, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनता है, आपके पास लाते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आने वाला समय में बहुत ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट देंगे। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, बहुत ज़्यादा आपको जो है बेनिफिट होगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आपको होगा, क्योंकि आपका तरह तरह का वीडियो लाएंगे, आपको ऑनलाइन पढ़ाएंगे और वहाँ पर आपको जो है सामने होकर के आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताइएगा कमेंट के माध्यम से। तो इस तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल कोई वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए, क्योंकि लास्ट तक देखने से क्या होता है कि हमारा चैनल आगे बढ़ता है, आपका सपोर्ट मिलता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिए थे। तो याद रखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946, याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। और इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखनी है, अस्थायी अध्यक्ष थे, ये आपको याद रखनी है। तो जब बैठक हुआ था पहला 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें कुल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिए थे, तो आपको याद रखना है, इसमें कुल मिलाकर के 211 सदस्यों ने हिस्सा लिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ये आपको याद रखनी है। देखिए संविधान सभा, तो संविधान सभा के गठन के लिए जो है सिफारिश कौन किया था कि भारत में संविधान का निर्माण करने के लिए पहले संविधान सभा गठन किया जाएगा, ये सिफारिश पहली बार कौन किया था, तो कैबिनेट मिशन, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे, 3, ये आपको याद रखना है। 3 कौन कौन थे, तो एबी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और सर पैथिक लॉरेंस। इसमें सर पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष थे। और कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया और भारत में आपका घूरा फिरा, इधर उधर देखा और जांच पड़ताल किया। जांच पड़ताल करने के बाद इनको लगा कि नहीं, भारत में संविधान का निर्माण करने के पहले एक संविधान सभा का गठन करना जरूरी है, इसलिए इन्होंने एक संविधान सभा के गठन की बात कर दिया। और इन्होंने बोले कि जो संविधान सभा गठन किया जाएगा उस संविधान सभा में प्रत्येक सदस्य का चुनाव होगा और प्रत्येक सदस्य का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर होगा और प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होगा। और संविधान सभा में कुल कितने सीट होगा, तो 389 सीट होगा। ये बात बताया कौन, तो कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। तो इस तरह का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, बहुत ही आपका जबरदस्त और आपका जो है बहुत ही सॉलिड डिस्कशन आपको बताते हैं, जो है कहीं पर आप जाकर के देखिएगा तो इतना डिस्कशन और सॉलिड वीडियो आपको जो है कोई नहीं बनाता है। इसलिए हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, आपका जो है शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, हर ग्रुप में फैलाइए, जो है फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जो है यूट्यूब, हर जगह आपका जो हमारे वीडियो को फैला दीजिए ताकि हमारा वीडियो आगे बहुत दूर तक पहुंच जाए। आपकी मदद से हमारा जो है यूट्यूबर चैनल बहुत बड़ा हो जाए और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर सकें। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको बताएं, वहाँ पर तो डिस्कशन बताएं दोस्तों, वहाँ पर बताएं तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात आप देख लीजिए सामने, संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। तो पहला पॉइंट है संविधान सभा में कुल कितने सीट था, तो 389, याद रखिएगा 389। संविधान सभा में कुल कितने सीटों पर निर्वाचन हुआ था, तो 296 सीट पर निर्वाचन हुआ था, ये आपको याद रखनी है। संविधान सभा के प्रत्येक सदस्यों का चुनाव कितने जनसंख्या पर करना था, तो 10 लाख जनसंख्या पर। कितना जनसंख्या, 10 लाख जनसंख्या। और कौन सी पद्धति, तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के आधार पर करना था। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको जो है बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है,
संविधान सभा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षित सीट था? तो 15 आरक्षित सीट था। और SC ST के लिए कितना था? तो याद रखिएगा SC ST के लिए 33 सीट था। कितना? 33 आपका सीट था, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य, ये बताया आपको, सर पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये आपको याद रखना है। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड बेवेल थे, याद रखना है, लॉर्ड बेवेल उस समय भारत के वायसराय थे। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा? तो कहेगा निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ऐसा क्वेश्चन आएगा, याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन में 4 को देगा, ये सर पैट्रिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड बेवेल। तो हमारा आंसर कौन जाएगा? लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। लॉर्ड बेवेल जो था वो आपका उस समय भारत का वायसराय थे। ये क्वेश्चन आपका BPSC 63 में पूछा था। हालांकि 63 BPSC का जब तैयारी करा रहे थे तो उस समय आपको जो हम बता दिए थे कि क्वेश्चन आएगा तो दोस्तों इस तरह का आएगा। क्लास में जब पढ़ाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन डिस्कशन देते हैं, तो वहां पर बता दिए थे और जस्ट आपका एग्जाम में भी वैसा क्वेश्चन आ गया। यदि हमारे आपका डिस्कशन वीडियो को पूरी अच्छी तरह से आप देखते हैं तो गारंटी देते हैं कि कोनो भी एग्जाम दीजिएगा तो GK GS 100 अगर है, 100 पूछता है GK GS, तो आपका जो है 75 प्लस आपको सही होगा, ये गारंटी है। तो इसलिए हमारा डिस्कशन वीडियो जरूर देखिए, आप ही के लिए बनाते हैं, हमारे दोस्तों को फायदा हो, बहुत ही आपका बेहतरीन तैयारी हो, जल्द कम समय में बेहतरीन तैयारी कर सके, तो ये डिस्कशन वीडियो है, याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है, देखिए यहाँ पर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, यहाँ पर संविधान हो जाएगा, याद रखिएगा। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946। अंतरिम सरकार की स्थापना, तो अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946, याद रखिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक तो 24 मार्च 1950 को हुआ था। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 मार्च 1950 को, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद संविधान सभा का फिर क्वेश्चन आएगा तो और आपको जो है नया नया बात आपको बताएंगे और अगला वीडियो में फिर रिवीजन करा देंगे। तो इस तरह से आपको जो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये वीडियो आपके लिए रहेगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो देखिए जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो संविधान सभा ने हमारे संविधान को बनाने के लिए बहुत सारे आपका समिति का गठन किया था, जिसमें आपका मूल अधिकार समिति, संघ समिति, संघीय समिति, प्रांतीय मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रारूप समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, बहुत तरह का समिति था। कुल मिलाकर के लगभग 14 समिति माना जाता है। कुल मिलाकर के 14 समिति का गठन किया गया था, ये आपको याद रखनी है। तो वही आपका 14 समिति में से एक समिति आपका राष्ट्रीय ध्वज समिति है। तो राष्ट्रीय ध्वज समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय ध्वज समिति का आपका अध्यक्ष ये डॉक्टर राजेंद्र, ऑप्शन नंबर D इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। अब देखो समिति का अध्यक्ष देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन आएगा, फालतू नहीं आएगा, तो आपको याद रखनी है संविधान सभा की समितियां एवं उसके अध्यक्ष। तो यहाँ पर सबसे पहले संघ शक्ति समिति या संघीय समिति, संघ की बात कर दिया तो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको याद रखना है। संघ समिति या आपका संघीय समिति या संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद है प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी। राष्ट्रवाद संबंधी तदर समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया को बनाया गया था। तो दोस्तों आप लोग इतना याद रखिएगा तो आपको गारंटी देते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। ये प्रमुख समितियां हैं, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है, उसको कब अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था, इसका आंसर आपका जो है सही आपको लगाना है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर C होगा, 22 जुलाई 1947। देखिए 2 डेट है, ये 2 डेट में आपको जो है कन्फ्यूजन होते होंगे। एक 22 मार्च 1957 है, एक 22 मार्च 1957 है, याद रखिएगा, और एक 22 जुलाई 1947 है। देखिए 22 मार्च 1957 को जो है हमारा जो है राष्ट्रीय जो है शक सम्मत पर आधारित पंचांग जो है उसको बनाया गया था, अपनाया गया था। राष्ट्रीय पंचांग को आपका जो है शक सम्मत आधारित जो है उसको अपनाया गया था, और राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है राष्ट्र के प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 12 जुलाई 1947 को, सॉरी यहाँ पर 22 जुलाई होगा, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। अगला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को हिंदी संस्करण के संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ये आपको याद रखनी है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को संविधान सभा ने 25 जनवरी 1950 को अपनाया था, याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित शक संवत पर आधारित यह भारतीय संविधान ने कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को अपनाया था, ये आपको याद रखनी है। तो इतना आपको याद रहेगा। तो लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित भारतीय संविधान ने 22 मार्च 1957 को अपनाया था, ये आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश दोनों सदनों में पास न होने पर कितने दिन तक जारी रहता है? तो याद रखिएगा, ये कितने दिन तक जारी रहता है? तो 6 सप्ताह या लगभग 2 माह, ऑप्शन देगा तो 2 माह, ऐसे 6 सप्ताह तक जारी रहता है, याद रखिएगा। जब संसद का सत्र नहीं चलता है तो उस समय राष्ट्रपति अपने नियमों को पालन करने के लिए अध्यादेश जारी करता है, याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करता है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कौन सा अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत जारी करता है, ये आपको याद रखना है। 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है, ये आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है? तो याद रखिएगा 14 दिन पहले। यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है और वह प्रक्रिया पास हो गया तो राष्ट्रपति को कितना दिन पहले सूचना देना होगा? तो 14 दिन पहले सूचना देना होगा दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसके बाद कोई भी संसद सदस्य बिना सूचना दिए हुए कितना दिन तक संसद में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, तो 60 दिन तक। वो कितना दिन तक? 60 दिन तक, याद रखिएगा। राष्ट्रपति को प्रचार प्रसार करने के लिए कुल कितने दिन का समय मिलता है? तो ये 14 दिन का समय मिलता है, ये भी आपको याद रखनी है। लोकसभा में धन विधेयक पास हो जाता है तो लोकसभा में धन विधेयक पास होने के बाद लोकसभा के द्वारा राज्यसभा को कितने दिन तक आपका विचार विमर्श करने के लिए समय दिया जाता है? तो ये 14 दिन तक समय दिया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। तो हुआ ना सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, यहाँ पर आपको सभी तरह का पॉइंट आपको बताएंगे जो एग्जाम में आता है या आने का चांस है या आपका आ चुका है। तो हमारा वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो इसलिए हमारे वीडियो को जरूर से जरूर देखिए, हर बार देखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से जरूर करिए दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के एक प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे? तो वह प्रधानमंत्री का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, उस प्रधानमंत्री का नाम चौधरी चरण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सही आंसर, ये आपको याद रखना है। देखिए प्रधानमंत्री की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 75 में किया गया है, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक प्रमुख होता है या मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ही करता है, ये आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री जो होता है कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री का शपथ भी राष्ट्रपति द्वारा करवाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है, ये आपको याद रखनी है। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, ये आपको याद रखनी है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित प्रमुख बातें। तो सर्वप्रथम लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था, याद रखिएगा। किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। अविश्वास प्रस्ताव किसी भी मंत्री पर या प्रधानमंत्री पर लाया जाता है और यह अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा के द्वारा तो लाया जाता है, तो लोकसभा में कितना बहुमत होना चाहिए? तो 50 बहुमत होना चाहिए। गुलजारीलाल नंदा 2 बार और राजीव गांधी 1 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, यह भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, याद रखनी है आपको। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुआ था, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए। चौधरी चरण सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में 1 बार भी संसद का सामना नहीं किए थे, अर्थात लोकसभा नहीं गए थे। भारत के 3 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु उसकी पद अवधि के दौरान हुई, लेकिन राजीव गांधी की मृत्यु लोकसभा चुनाव के दौरान हुई थी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र अर्थात 40 वर्ष में तथा मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र 81 वर्ष में भारत के प्रधानमंत्री आपका बने थे, ये आपको याद रखनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे, भारत के गैर कांग्रेसी आपका प्रधानमंत्री, लेकिन भारत के पूर्णतः गैर कांग्रेसी आपका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, ये आपको याद रखनी है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपको याद रखनी है। एक कार्यकाल में सबसे कम समय यानी 17 दिन प्रधानमंत्री का पद धारण करने वाले एक व्यक्ति कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक वैसा प्रधानमंत्री का नाम बताइए जो सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी।
कुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री थी। किसी एक विभाग का सबसे लंबे अवधि तक नेतृत्व करने वाली केंद्रीय मंत्री थी। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली प्रथम महिला मंत्री थी। याद रखिएगा, अंतरिम सरकार में इनको बना लिया गया था। ये आपका जो है स्वास्थ्य मंत्री के पद पर बैठाया गया था। ये आपको याद रखनी है। तो इतना पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकस्मिक निधि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण किसका होता है? देखिए, आकस्मिक निधि पर पूर्ण रूप से नियंत्रण भारत के राष्ट्रपति का होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा। ऐसे मूल रूप से दो प्रकार के निधि का चर्चा है हमारे संविधान में, एक आपका संचित निधि और एक आपका आकस्मिक निधि। संचित निधि का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में और आकस्मिक निधि का चर्चा संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। संचित निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का होता है। याद रखिएगा, संसद का। और आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का होता है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? तो मौलिक अधिकार का संरक्षक जो होता है ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार जो है कुल मिलाकर के अभी कितने मौलिक अधिकार है? तो 6। अभी मौलिक अधिकार कितना है? तो 6 है। लेकिन भारतीय संविधान के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब अलग कर दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में यह संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से अलग कर दिया गया। मौलिक अधिकार की बात पहली बार कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कराची अधिवेशन में 1931 में आपका पहली बार मौलिक अधिकार की बात किए थे। ये आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकार की चर्चा हमारे संविधान के किस भाग में? तो भाग नंबर 3 में। याद रखिएगा, भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा मिलता है। ये आपको याद रखनी है। मौलिक अधिकार को निलंबन करने का अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। और निलंबन कब होता है? तो आपातकाल के समय आपका निलंबन होता है। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कोई भी आपका न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो, जिला न्यायालय को छोड़ा करके, तो आपका सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, आपका मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये आपको याद रखनी है, याद रखना है। लेकिन राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति आपका जो है और आपका नियुक्ति नहीं, इसका निर्वाचन होता है। और निर्वाचन कौन करता है? तो संसद के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्य के विधानसभा मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। याद रखना है। और राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये आपको याद रखनी है। और भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है वो आपका उपराष्ट्रपति को देते हैं। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति। और सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान समय में कुल कितने न्यायाधीश है? तो 34 न्यायाधीश है। ये आपको याद रखनी है। और उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था? तो 1861 में लाया गया था। ये आपको याद रखनी है अच्छी तरह से। और भारत में पहली बार किस राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? तो भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में किया गया था। ये भी आपको याद रखनी है, 1862 में। तो चलिए देखते हैं उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बातें को हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें आपको लेकर के आए हैं। पहला आपका जो है महत्वपूर्ण बात क्या है? तो देखिए यहाँ पर है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन कौन सी पद्धति के आधार पर? तो कोलिजियन पद्धति के आधार पर किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे भी पूछने का ज़्यादा चांस बनता है। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 में, ये भी याद रखिएगा। और उच्च न्यायालय की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णन किया गया है। ये आपको याद रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में किया गया था। और इसमें कुल मिलाकर के 4 न्यायाधीश को आपका नियुक्ति किया गया था। 4 न्यायाधीश में 3 न्यायाधीश था और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। 3 न्यायाधीश कौन कौन थे? तो आपका चैम्बर्स, लिमेस्डर और हाइड। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा एम्पो। ये आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका जो है यहाँ पर अगला पॉइंट है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश? तो आपका जो है 34 न्यायाधीश। ये भी आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है, वर्तमान स्वतंत्र भारत का क्या है? स्वतंत्र भारत का एक अपना सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को किया गया था। जिसमें आपका जो है जिसमें कुल न्यायाधीश आपका कितने थे? तो आपका कुल न्यायाधीश 8 थे। ये आपको याद रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल होता है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में लाया गया था। ये आपको बताए थे। भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम कब लाया गया था? तो 1861 में लाया गया था। ये आपको याद रखनी है। भारत में पहली बार उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में कोलकाता में, मुंबई, मद्रास में किया गया था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन उसका शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है। ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी भी राज्य में राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यादेश जारी करता है? तो अनुच्छेद आपका 213 के तहत। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। देखिए राज्यपाल से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद आपको
टेस्ट सीरीज 8 में भी बता चुके हैं, ये आपको बताए थे, डिस्कशन दिए थे वहाँ पर, और यहाँ पर भी आज आपको बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आपका रिवीजन होगा, आपको याद रहेगा, भूल नहीं पाइएगा। जीके जीएस में क्या है, तो जीके जीएस आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छा से, कोई भी टीचर से एक बार पढ़ लीजिए, और जितना ज़्यादा रिवीजन कर ले रहिए दोस्तों, जितना ज़्यादा रिवीजन करिएगा उतना ज़्यादा आपको जीके जीएस पर पकड़ होगा। ऐसे आपका जीके जीएस का कोई भी टॉनिक वगैरह नहीं है कि आपका जो है कोई टॉनिक खाने से पीने से आपका जो है जीके जीएस खत्म हो जाता है, बेस हो जाता है, जो है अच्छा हो जाता है। ऐसा कोई आपका टॉनिक नहीं है। तो आपको याद रखनी है जीके जीएस याद करने के लिए जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, राज्यपाल संबंधी प्रमुख अनुच्छेद हमारा पहला है अनुच्छेद 153, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 54, राज्यपाल राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होगा, लेकिन राज्य के वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा, तो ये मुख्यमंत्री होगा, ये आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 155, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 156, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। अनुच्छेद 157, राज्यपाल की योग्यता के बारे में चर्चा किया गया है, और योग्यता के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल आपका बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना, तो 35 वर्ष होनी चाहिए, और जिस राज्य का राज्यपाल आपका जो है कोई बनता है तो वह राज्य का अस्थायी निवास भी नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। अनुच्छेद 158, राज्य के वेतन भत्ता की चर्चा, राज्यपाल का वेतन भत्ता की चर्चा। अनुच्छेद 159, राज्यपाल के शपथ की चर्चा। अनुच्छेद 161, राज्यपाल के क्षमादान की चर्चा। अनुच्छेद 213, राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा किया गया है। तो आपको इतना अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग किसी भी क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा कब देती है? तो आपका राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा जो है कब मिलता है? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा जो है गलत है, आप पढ़िएगा आपको तो मिलेगा, याद रखिएगा। इसका सही आंसर जो है यहाँ पर क्या होगा, तो आपको याद रखना है, इसका सही आंसर जो होगा ये आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसको पढ़ के सुना देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, लोकसभा चुनाव अथवा विधानसभा के किसी 4 राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना जरूरी होता है, तब उस आपका क्षेत्रीय दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। भारत में कुल मिलाकर कितने राष्ट्रीय दल है? तो अभी वर्तमान समय में 8 आपका राष्ट्रीय दल आपका बन चुके हैं, ये आपको याद रखनी है। देखिए नीचे आपको बताते हैं, राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ नियम है, 3 नियम है। पहला है, लोकसभा आम चुनाव अथवा अन्य विधानसभा के किसी 4 राज्यों के कुल डाल गए वैध मतों का 6% आपका वोट आपका आना जरूरी है, तब आपको क्षेत्रीय से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलेगा। या किसी राज्य के या किसी एक राज्य या उससे अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीट और आपका लाना जरूरी होता है, याद रखिएगा। लोकसभा के चुनाव में लोकसभा की कुल सीटों का कम से कम 2% कम से कम 3 राज्यों में लाना अनिवार्य होता है, तो आपका जो है उसको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिल जाता है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितना है? तो 8 है। और 8 कौन कौन है? तो यहाँ पर आपको बताए हैं। पहला है भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह आपका पंजा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह घड़ी है। बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हसुआ बाली है, याद रखिएगा। और भारतीय मार्क्सवादी पार्टी हसिया हथौड़ा। भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी जोड़ा फूल। और राष्ट्रीय नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है यहाँ पर पुस्तक है, ये आपको हाल ही में इसको क्षेत्रीय से राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया गया है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कब बढ़ाया जा सकता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल जो है कब बढ़ाया जा सकता है? तो आपातकाल की स्थिति में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लोकसभा का स्थापना कब हुआ था? तो लोकसभा का स्थापना 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, ये भी आपको याद रखनी है। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का स्थापना। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है, संसद का अस्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होता है? तो 25 वर्ष होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। अगला है, आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अनुसार मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी अनुच्छेद को निलंबित कर देती है? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद आपका ये अनुच्छेद 359 के तहत, याद रखिएगा। लेकिन जो है अनुच्छेद 358 के तहत क्या करता है? तो अनुच्छेद आपका 19 को छोड़ करके बाकी सबको खत्म कर देगा, 20 और 21 को भी खत्म कर देगा। अनुच्छेद 358 के तहत, याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है। तो भाग नहीं लेता है लोकसभा के सभी सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से और ऑप्शन के हिसाब से अगर देखते हैं तो लोकसभा के सभी सदस्य भाग नहीं लेता है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, याद रखिएगा। विधानसभा के सभी सदस्य हो सकता है, विधानसभा के सभी सदस्य आपका भाग लेता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य कभी नहीं भाग लेता है, याद रखिएगा। यानी ये भाग नहीं लेगा और ये भाग नहीं लेगा। संसद के निर्वाचित सदस्य, ये संसद के निर्वाचित भाग लेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, गलत हुआ है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभा के आपका निर्वाचित सदस्य या सभी सदस्य भाग लेता है, ये आपको याद रखनी है। विधान परिषद भाग नहीं लेता है।
लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के सभी सदस्य भाग लेता है, मनोनीत भी और निर्वाचित भी। यानी जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ भाग लेगा, विधानसभा भाग नहीं लेगा। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है दोस्तों? भारत की उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? याद रखिएगा, लोकसभा और ये राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेता है, विधानसभा भाग नहीं लेता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का चुनाव जो है किस आधार पर होता है? याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर इसका चुनाव होता है। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है? तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद आपका जो है कौन सा अनुच्छेद के तहत, ये आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद एक जो है ये 64 के तहत, अनुच्छेद 64 के तहत ये आपका जो है भाग लेता है। ये कहा गया है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद बता रहे हैं। अनुच्छेद 63 भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कृतियों का निर्वहन करना जो है अनुच्छेद 65 के तहत याद रखिएगा। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद आपका 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पश्चिम घाट पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम घाट पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखनी है। देखिए अरावली पर्वत, तो अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, याद रखिएगा। यह एक अवशिष्ट पर्वतमाला है, यह भारत के उत्तर में राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला जो है, अरावली पर्वत राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, पंजाब राज्यों से गुजरता है। ये इंपॉर्टेंट है, आगे आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको आंसर सही बताना है। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और गुजरात राज्यों से अरावली पर्वत गुजरती है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नज़दीक एक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल है, याद रखिएगा। और पारसनाथ पर्वत श्रृंखला झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले के छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर की ओर आपका स्थित है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के नाम पर यह पार्श्वनाथ पर्वत श्रृंखला इसको नाम दिया गया था। ये कहाँ है? तो झारखंड में है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। निम्न में से कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से नहीं निकलती है? तो कौन सी नदी तिब्बत के मानसरोवर से नहीं निकलती है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो ये नर्मदा नहीं निकलता है। नर्मदा जो है कहाँ से निकलता है? तो ये आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी का उद्गम है, ये आपको याद रखना है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र जो है भारत के 3 ऐसी नदियां हैं जिसका उद्गम जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में इसका बहाव है, यानी भारत में ये बहती है। इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर में है, ये आपको याद रखनी है। नर्मदा जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से है। इस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग है। ये आपको याद रखनी है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था? तो बिपाशा किसका प्राचीन नाम था? याद रखिएगा, व्यास। व्यास नदी का प्राचीन नाम बिपाशा था, ये आपको याद रखना है। देखिए कुछ प्रमुख नदियों का प्राचीन नाम, काबुल, याद रखिएगा। काबुल का प्राचीन नाम कुंभा था, और ये झेलन का वितस्ता था, याद रखिएगा। चिनाव का अस्किनी, रावी का पारुष्णी, सतलज का सतुद्री और व्यास का बिपाशा। यही क्वेश्चन अभी आपको जो है पूछे थे आपसे। और ये गंडक का सदानीरा। तो ये नदी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लोनार झील महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है। रेणुका झील हरियाणा, ये बिल्कुल सही है। रूपखंड झील, तो रूपखंड झील जो है ये आपका जो है उत्तराखंड, ये सही है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपका रेणुका झील जो है, रेणुका झील ये हरियाणा में नहीं है, ये गलत है। ये कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। लोनार झील कहाँ? महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। लोकटक झील कहाँ है? तो मणिपुर में है। वेबनाड झील कहाँ है? तो केरल में है, याद रखिएगा। कोलेरू झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में है। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन नैनीताल झील आपका जो है ताल झील आपका मध्य प्रदेश में उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखनी है। कौन सी मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है? तो वह मिट्टी का नाम क्या है? तो वह मिट्टी का नाम है खादर, बागर, रेगुर, लेटेराइट। तो याद रखिएगा, ये आपका रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी कहा जाता है। यहाँ पर आपका काली मिट्टी ना दे करके रेगुर मिट्टी उसका दूसरा नाम दे दिया है, याद रखिएगा। खादर मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी, और बागर मिट्टी तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी, और रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को, और लेटेराइट मिट्टी तो लेटेराइट मिट्टी में आपका चाय की खेती सर्वाधिक होता है, ये आपको याद रखनी है। यहाँ पर प्रमुख आपका जो है फसलों का उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है, वो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बताए हैं।
चावल के लिए शुष्क के चिकनी बलुई मिट्टी, बाजरा के लिए या गेहूं के लिए जलोढ़ मिट्टी, चना के लिए बलुई मिट्टी या अच्छे जल की विकास वाली दोमट मिट्टी, कपास के लिए काली मिट्टी और चाय के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कुआं तथा नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होता है? तो कुआं तथा नलकूप के द्वारा सर्वाधिक खेती जो है ये उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, याद रखिएगा। देखिए, भारत में सर्वाधिक सिंचाई नहर के द्वारा होता है। नहर के बाद कुआं तालाब का स्थान आता है। भारत में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य क्रमशः पंजाब और आंध्र प्रदेश है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से देश का सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। पंजाब का लगभग 97% हिस्सा सिंचित क्षेत्र से के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक असिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर राजस्थान है। भारत में तालाब के द्वारा सर्वाधिक खेती आंध्र प्रदेश में की जाती है। भारत में नहर के द्वारा सर्वाधिक खेती पंजाब में की जाती है, ये आपको याद रखनी है। और भारत में नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक खेती उत्तर प्रदेश में होता है और कुआं के द्वारा भी उत्तर प्रदेश में होता है, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में केले का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो केले का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। कुछ प्रमुख आपका फलों को उत्पादन करने वाला राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताए हैं। देखिए, डायरेक्ट तो केला वाला आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ नहीं सकता है, उससे रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन आएगा। तो जब तक डिस्कशन नहीं करिएगा तब तक आपको जो है क्वेश्चन आपका नहीं हो पाएगा, आप एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे। भले आपका जो है घिस तिर के आपका जो है पास हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन आपका जो एग्जाम में आपका सही तरह से नंबर आपको नहीं आ पाएगा। तो देखिए, आम में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। केला में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। अभी बताएं केला में प्रथम उत्पादक राज्य कौन? तो तमिलनाडु। अंगूर में सबसे ज़्यादा कौन? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, याद रखिएगा। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, इसके बाद कर्नाटक का, तमिलनाडु का। अमरूद में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है, फिर उत्तर प्रदेश का है, तब बिहार का है। बिहार भी तीसरा नंबर पर आता है अमरूद में। लीची में सबसे ज़्यादा बिहार, याद रखिएगा, लीची में बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद झारखंड का है। और कटहल में असम, कटहल में किसका है? असम है, ये आपको याद रखनी है। काजू में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, याद रखना है। इसके बाद आपका जो आंवला सबसे अधिक जो है किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। पपीता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में, उसके बाद गुजरात में, उसके बाद महाराष्ट्र में। नारियल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद केरल में, और इसके बाद कर्नाटक में। नारियल सबसे ज़्यादा तमिलनाडु। अनार महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। अखरोट जम्मू कश्मीर में। मात्र अखरोट का उत्पादन करने वाला और केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन? जम्मू कश्मीर। संतरा सबसे ज़्यादा पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नींबू आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सेब, तो सेब में आपका जो है कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। नाशपाती हिमाचल प्रदेश। तो ये आपको नया रिपोर्ट वाला बताए हैं, 2019 का जो नया रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से आपको बताया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देहर परियोजना। कौन सा परियोजना? देहर परियोजना पंजाब में किस नदी पर स्थित है? तो यह पंजाब में व्यास नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, याद रखिएगा। रबड़ की कृषि के लिए कितनी वर्षा होना चाहिए? कितनी वर्षा आवश्यक होनी है? तो याद रखिएगा, रबड़ की खेती के लिए आपका जो है वर्षा कितना होना चाहिए? तो रबड़ की खेती के लिए वर्षा की मात्रा जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 250 से 300 सेंटीमीटर आपका जो है खेती होनी चाहिए। देखते हैं कुछ प्रमुख आपका जो है यहाँ पर। चावल के लिए कितना? तो 150 से 300 सेंटीमीटर। गेहूं के लिए 75 से 100 सेंटीमीटर। बाजरा के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। चना के लिए 40 से 50, चना गर्मी में बोया जाता है तो चना के लिए 40 से 50 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर। गन्ना के लिए 75 से 150, कपास के लिए 50 से 100, तिलहन के लिए 50 से 75, चाय के लिए 150 से 300, कॉफ़ी के लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आपका जो है उपयुक्त मानी जाती है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो बादलों की दिशा मापने वाला यंत्र जो है नेफियोस्कोप है, याद रखिएगा। एनीमोमीटर, तो एनीमोमीटर से क्या होता है? तो हवा की गति या दिशा को मापने के लिए एनीमोमीटर। रेनगेज, तो वर्षा की दर को मापने के लिए रेनगेज। हाइड्रोमीटर, जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है किसमें? तो विश्व में सर्वाधिक लवणता ये वान झील में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ प्रमुख आपका जो है लवणता से संबंधित पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर है, सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड। सर्वाधिक लवणता आपका जो है लवण ये जल में सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड, उसके बाद मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके बाद मैग्नीशियम सल्फेट। ये 3 आपको याद रखना है। सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो मृत सागर में। कौन सा सागर? सागर की बात बोलेगा तो मृत सागर, ऐसे वान झील नहीं देगा। अगर वान झील देगा तो आपको जो कहेगा सबसे अधिक लवणता किस में पाया जाता है? तो वान झील में। लेकिन वान झील नहीं देगा, सागर बोलेगा तो आपका मृत सागर में। ये आपको याद रखनी है। मृत सागर में उच्च लवणता का कारण क्या है? तो वाष्पीकरण का उच्चतम दर। किस महासागर की लवणता सबसे अधिक होती है? महासागर, हिंद महासागर जो है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, कौन सा महासागर? तो उसमें सभी में सबसे ज़्यादा लवणता अटलांटिक महासागर की पाई जाती है। सबसे अधिक लवणता किसका? अटलांटिक महासागर में होता है, ये आपको याद रखना है।
तो महासागरीय जल की लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य पाई जाती है? तो 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, 20 से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, याद रखिएगा। समुद्र जल की औसत लवणता कितना होता है? तो 35%। समुद्रीय जल की औसत लवणता कितना? 35%, याद रखिएगा। सामान्यतः महासागरीय जल की लवणता गहराई के वृद्धि के साथ साथ क्या होता है? तो गहराई के वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ेगा जो है समुद्र या महासागर की लवणता क्या होगा? बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक ठंडी जलधारा है? तो पिछला वीडियो में आपको बताए थे ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सी जलधारा जो है ठंडी जलधारा है? तो याद रखिएगा बेगुला की जलधारा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ये आपको याद रखनी है। दस्त ए काबिल मरुस्थल निम्न में से किस देश में आपका स्थित है? तो दस्त ए काबिल मरुस्थल जो है ये आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये आपका ईरान में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पूर्वी ईरान में। देखिए कुछ प्रमुख आपका जो है देश में स्थित मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल यानी कि लीबिया तथा नरीबियन मरुस्थल तो नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह आपका उत्तरी अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में, अफ्रीका नहीं पूरा याद रखिएगा, उत्तरी अफ्रीका। इसके बाद बारबर्टन, सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट एस्टोनी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडो, ये किस देश की मरुस्थल है? तो आपका ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, याद रखना है। नाफूद, हमन और रब अल खाली सऊदी अरब, रब अल खाली सऊदी अरब, ये पूछेगा आपसे। गोबी मंगोलिया व चीन, कालाहारी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका अर्थात बोत्सवाना, टकला मकान चीन सिकियांग प्रांत में, सोनोराम संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, नामीब तो नामीबिया में, याद रखिएगा। और ये थार मरुस्थल उत्तर पश्चिम भारत व पाकिस्तान। देखिए थार मरुस्थल ये आपका जो है भारत तो आप जानते होंगे, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत भी याद रखिएगा, राजस्थान की तरफ। अटकामा उत्तरी चीन, याद रखिएगा। पेटागोनिया अर्जेंटीना, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? तो अर्जेंटीना में। दस्त ए लुत ये पूर्वी ईरान में, और ये दस्त ए कबीर दक्षिणी ईरान में, याद रखिएगा। और मोजेब या मोहाबे सेंचुरा या सियर्रा नेवादा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख आपका जो है मरुस्थल ये पाया जाता है, ये आपको याद रखनी है। पृथ्वी के समीप पाया जाने वाला वायुमंडलीय परत क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के समीप पाया जाने वाला वायुमंडलीय परत को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा ट्रोपोस्फेयर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ट्रोपोस्फेयर के मतलब क्षोमंडल, याद रखिएगा क्षोमंडल। उसके बाद जो है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, तब वायुमंडल, याद रखिएगा। सबसे नीचे क्षोमंडल, इसके बाद समताप मंडल, इसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और इसके बाद वायुमंडल। ये 5 परत है। हमारे वायुमंडल में कुल कितने परत है? तो 5 परत है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर और मध्य मंडल को मिडोस्फेयर और आयन मंडल के आयनोस्फेयर और वायुमंडल को एक्सोस्फेयर के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा 165 मीटर ऊपर जाने पर जो है तापमान घटता है कि बढ़ता है? तो याद रखिएगा ऊपर जाने पर तापमान क्या होता है? तो ऊपर जाने पर तापमान घटता है और नीचे जाने पर तापमान बढ़ता है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? तो पठार का विस्तार कितने प्रतिशत? तो 33% भाग पर, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर बताए हैं स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 27% भाग पर क्या है? तो पर्वत, 27% भाग पर पर्वत। और स्थल मंडल कुल क्षेत्रफल का जो है 41% भाग पर मैदान, याद रखिएगा। पठार बोलेगा तो कितना? तो पठार आपका जो है कितना? 33%। और ये पर्वत बोलेगा तो 27% और मैदान बोलेगा तब 41%। ये आपको तीनों याद रखनी है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। पठार 33%, पर्वत 27% और मैदानी क्षेत्र आपका कितना प्रतिशत भाग पर? तो 41% भाग पर मैदानी क्षेत्र का विस्तार है, ये आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष आपका पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 1915 में गांधी जी भारत आए थे, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर अली मुसलियार आपका इसका नेतृत्व किया था। मोपला विद्रोह का मोपला जनजाति के द्वारा हुआ था, ये आपको याद रखनी है। किस त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो किस त्यौहार के दिन जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो याद रखिएगा आपका कौन सा त्यौहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो आपको याद रखनी है, तो गुरु नानक जयंती के दिन आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो याद रखिएगा गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखना आपको सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को पहली बार म्यांमार के रंगून रेडियो से राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि सबसे पहली बार कौन दिए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जी गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिए थे, याद रखिएगा। और बापू कह के कौन पुकारे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बापू कह करके कौन पुकारे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको भारत का लौह पुरुष कहा जाता है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत के पहला उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री तो यही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, लेकिन 1928 में जो आपका जो है कौन सा सत्याग्रह में या कौन सा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेतृत्व किए थे? इसका आपका जो है कमेंट के माध्यम से आपको आंसर बताना है, सही लिख करके बताना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? तो यह आपका जो है असम राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा सुरंग जो है जवाहर सुरंग, यह आपका जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पर बताएं थोड़ा सा, समुद्र तल से 2194 मीटर की ऊंचाई पर बनिहाल सुरंग जो जवाहर सुरंग के नाम से जाना जाता है, यह स्थित है। यह सुरंग बनिहाल दर्रे पर 2.5 किलोमीटर लंबी है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग गोथार्ड बेस सुरंग अल्पस पर्वत के बीचों बीच में से निकलती वाली है, और दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसकी कुल लंबाई जो है 57.09 किलोमीटर है, यह आपको याद रखनी है। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष जो है वो श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछा हुआ है, पूछेगा भी। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो श्रीनिवास अयंगर जी को बनाया गया था, याद रखिएगा। देखिए इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग मतलब भारतीय स्वतंत्रता लीग, भारतीय स्वतंत्रता लीग, याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1928 में रास बिहारी बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर किए थे। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य हटाने का था, और इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो याद रखिएगा श्रीनिवास अयंगर। इसका स्थापना कौन किए थे 1928 में? तो आपका रास बिहारी बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों मिल करके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति कारण होता है? धवल रंग के मतलब सफ़ेद रंग, ये आपको बताए हैं पिछला वीडियो में। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है, और दूध का जो है पीला रंग जो होता है हल्का पीला, वो कैरोटीन के कारण होता है, याद रखिए कैरोटीन के कारण, ये आपको याद रखना है। एल्बुमिन नामक एक प्रोटीन होता है, लैक्टोज आपका जो है ये भी एक तरह का आपका जो है लैक्टोज सुक्रोज का आपका परिवर्तित रूप है, ये आपको याद रखना है। गाजर का रंग लाल होता है किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। चुकंदर का रंग लाल होता है किसके कारण? विटामिन के कारण। जो है पेड़ पौधे की पत्ती का रंग हरा होता है किसके कारण? हरित लवक के कारण, क्लोरोफिल के कारण, याद रखिएगा। और हल्दी का रंग पीला होता है किसके कारण? तो कुकरमीन के कारण, याद रखिएगा, कुकरमीन के कारण। और सेब का रंग लाल होता है राइबोफ्लोविन के कारण, सेब का रंग लाल होता है राइबोफ्लोविन के कारण, ये आपको याद रखना है। टमाटर का रंग लाल होता है लाइकोपिन के कारण, टमाटर का रंग लाल होता है किसके कारण? लाइकोपिन के कारण, ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद मंगल ग्रह का रंग लाल होता है किसके कारण? तो लौह ऑक्साइड के कारण, लौह ऑक्साइड Fe2 आपका जो है Fe2O, याद रखिएगा, लौह ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है, या मिट्टी का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड के कारण, ये आपको याद रखना है। खून का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, लेकिन तेलचट्टा के खून का रंग जो है सफ़ेद होता है हीमोसाइनिन के कारण। तेलचट्टा के खून में कॉपर आपका जो है तांबा पाया जाता है, और हम लोग का खून में आपका जो है लोहा पाया जाता है। मुख्य वर्णक आपका लोहा हम लोग में है, और तेलचट्टा में तांबा है, ये आपको याद रखनी है। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? याद रखिएगा, संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो आपको याद रखना है, इसका दायित्व जो है सचिंद्रनाथ सन्याल को सौंपा गया था, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सही आंसर है। देखिए सतीश चंद्र बसु ने 24 मार्च 1902 को अनुशीलन समिति का स्थापना पश्चिम बंगाल में किए थे, ये आपको याद रखनी है, पश्चिम बंगाल में। मलेरिया निदान हेतु ऑर्टिथर नाम की औषधि प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? याद रखिएगा, यह औषधि जो है विजय पादप से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में पहला हिंदी समाचार पत्र लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? तो अरुण भूमि है। अरुण भूमि हाल ही में किस राज्य में जो है समाचार पत्र लॉन्च किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में। स्वामित्व के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है? तो जीवन बीमा निगम की पॉलिसी, बैंक का सावधि जमा, किसान विकास पत्र, कंपनी का ऋण पत्र। तो यहाँ पर अलग क्या हो जाएगा? कंपनी का ऋण पत्र, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव है? मतलब जीवाणु के द्वारा कौन सा बीमारी होता है? तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तपेदिक यानी अक्षमा। ये अक्षमा जो है ये आपका किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, जीवाणु के द्वारा होता है। देखिए जीवाणु के द्वारा होने वाला कुछ प्रमुख रोग है, और विषाणु के द्वारा होने वाला कुछ प्रमुख रोग है, फिर कवक के द्वारा कुछ रोग होता है, और प्रोटोजोआ के द्वारा कुछ रोग होता है। तो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग का एक ट्रिक है, डीप सिटी का कुटनी है, इसमें सब आ जाएगा, डीप सिटी का कुटनी है।
और वायरस के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग का ट्रिक है एडे, पोइचे, छोग, खटरा, हिम, हरे। जो भी स्टूडेंट हमारे जो है क्लास में पढ़े होंगे या जो है क्लास पढ़ते होंगे तो उनको ये आपको ट्रिक आपको बोर्ड पर लिख करके बताए हैं, तो उस समय आपको जो है आपको याद आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ विषाणु जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग। तो देखिए यहाँ पर जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है हैजा, मियादी बुखार, निमोनिया, तपेदिक, क्षय रोग, प्लेग, टिटनेस, टाइफाइड, सिफिलिस, डिप्थीरिया, काली खांसी आदि। ये सब आपका जो है किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा। विषाणु के द्वारा होने वाला कुछ प्रमुख रोग है रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वार, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा। ये सब विषाणु के द्वारा। याद रखिएगा विषाणु का खोज कौन किया था? इवानोव्स्की ने किया था, और जीवाणु का खोज लीवेनहॉक ने किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखनी है। अब आगे है कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग दाद, खुजली, गंजापन, एथनिक फूड। प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग पेचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, पायरिया। ये सब प्रोटोजोआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको आपको याद रखनी है। खासकर जीवाणु और विषाणु, जीवाणु और विषाणु आप जरूर याद रखिए। जीवाणु विषाणु को रट लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छा से समझ लीजिए। और एक बार यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको जो है हमेशा डिस्कशन वीडियो को देखते रहिए, आपको हमेशा जो है इस बात को बताते रहेंगे और याद होते रहेगा, रिविजन होते रहेगा और भूल नहीं पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति है, तो पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है? याद रखिएगा इसका सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर दीदारगंज पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए हैं, जैसे पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में, लेकिन निर्माण कार्य 1928 में पूरा हुआ था। पटना संग्रहालय की स्थापना जो है 1917 में किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य 1928 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1917 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पटना उच्च न्यायालय, पटना हाई कोर्ट। पटना गोल घर का निर्माण की योजना ब्रिटिश इंडिया के कैप्टन जॉन अनाज को रखने के लिए गोलघर के ढांचे निर्माण किया। इसका निर्माण कार्य शुरू 20 जनवरी 1784 को और निर्माण कार्य की समापन 20 जुलाई 1786 में हुआ था। तो याद रखिएगा, इतना आपको याद रखना है। एग्जाम में आएगा, बिहार दरोगा या बीपीएससी में यहाँ से जरूर पूछता है। पटना विश्वविद्यालय पूछ चुका है हाल ही में 2020 में, 12 जनवरी 2020 बिहार पुलिस का एग्जाम में पूछा है पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, और यह स्मॉल डेट के साथ था। तो अक्सर स्टूडेंट क्या करता है कि आपका 1917 याद कर लेता है, तो अब 1917 से काम नहीं चलेगा, अब स्मॉल डेट भी आप याद रखेंगे, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है ना। 100 को सीट आता है तो उसमें आपका जो है 2 लाख 3 लाख फार्म भराता है, तो उसके लिए आपको जो है कुछ तो आपको अलग देगा ही, उसको छाटना है, कंपटीशन लेना है। इसलिए आप जो है थोड़ा डिटेल पढ़िए। पटना उच्च न्यायालय 3 फरवरी, याद रखिएगा 3 फरवरी 1916। अगला क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन लाड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? याद रखिएगा कौन सा हार्मोन? तो यह आपका एड्रेनालिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिए कुछ प्रमुख हार्मोन है यहाँ पर, जैसे थायराइड हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में मदद करती है, और साथ में यह हार्मोन वजन को साथ में यह हार्मोन वजन को भी नियंत्रित करती है। इंसुलिन हार्मोन, यह हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि के बिट्टा कोशिका के लाइंगर दीपिका से निकलती है और उत्पन्न होता है। इसका मुख्य कार्य यह खाने की आसानी से पचाने के लिए हार्मोन और एंजाइम का स्राव करती है। हमारे शरीर से ऊर्जा के लिए भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज या शुगर का इस्तेमाल करती है। यह भविष्य के उपयोग के लिए ग्लूकोज को जो है एस्ट्रोज में बदलने का काम करती है। ब्लड शुगर के लेवल को भी कंट्रोल रखता है। एस्ट्रोजन हार्मोन, यह एक महिला सेक्स हार्मोन है जो कि अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। महिलाओं में यह हार्मोन की अधिकता से ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय कैंसर आदि रोग होने की ज़्यादा संभावना होती है। अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, तो यह हार्मोन अंडाशय और अधिभीक ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। यह शरीर में विभिन्न कार्यों को उत्तेजित और नियंत्रित करता है तथा यह गर्भावस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। टेस्टोस्टेरोन, यह पुरुष सेक्स हार्मोन है जो शरीर के मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। यह हार्मोन पुरुष के प्रजनन क्रिया की दर को बढ़ाता है। तो ये आपका जो है 4-5 हार्मोन अगर याद रखते हैं तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको याद कर लेते हैं तो अच्छी तरह से आपको एग्जाम में बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों के परीक्षण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? याद रखिएगा, तो सोडियम बेंजोएट यानी बेंजोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। याद रखिएगा 45 का सी हो जाएगा, ये आपको याद रखनी है। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो लोहे में जंग लगने से उसका भार क्या होगा? तो भार उसका बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। याद रखिएगा। और लोहे में जंग लगता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो ऑक्सीजन और नमी के कारण। ऑक्सीजन और नमी रहेगा तभी जंग लगेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन सी क्रिया को अपनाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। याद रखिएगा गैल्वेनीकरण। लोहे पर को जंग से बचाने के लिए उस पर किसका लेप चढ़ाते हैं? तो यानी कि किसका लेप? तो आपका जिंक का, जिंक यानी जस्ता का लेप चढ़ाते हैं। याद रखिएगा।
लेकिन लकड़ी को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए किसका लेप चढ़ाते हैं? तो जिंक क्लोराइड का ZnCl2 लकड़ी पर जो है लेप चढ़ाते हैं कीड़े मकोड़ों को जो है बचाने के लिए। ये आपको याद रखनी है। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुम्बक के रूप में नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, वह धातु का नाम बताइए जिसका प्रयोग विद्युत चुम्बक के रूप में नहीं किया जाता है। इसका सही आंसर तांबा। तांबा का हम लोग जो है विद्युत चुम्बक के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं। लोहा, कोबाल्ट, निकेल का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह आपका तीनों चुम्बकीय पदार्थ होता है और चुम्बकीय पदार्थ की संख्या ही 3 है, 3 से ज़्यादा नहीं है। लोहा, कोबाल्ट, निकेल ये तीनों आपका चुम्बकीय पदार्थ है आपका जो है, इसलिए इसको विद्युत चुम्बक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तांबा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के रूप में प्रयोग की जाती है? तो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा, कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का इस्तेमाल करते हैं, एथिलीन का नहीं। एथिलीन का प्राकृतिक ढंग से पकता है। एथिलीन तो हार्मोन है, याद रखिएगा, पादप हार्मोन। मीथेन एक गैस है जिसको गोबर गैस, इसका खोज सीबी देसाई ने किया था। इसका फार्मूला, मीथेन का फार्मूला CH4 होता है और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है आपका sp3 होता है, हाइड्रेशन। ये आपको याद रखनी है। नीचे लिखी कौन सी प्रक्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? सूखी लकड़ी जलाना, प्रकाश संश्लेषण, अंगारों का प्रयोग, कीटनाशक का प्रयोग। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो आपका वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो याद रखिएगा, यह आपका जो है कौन सा ऑप्शन है? तो ये प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो मेन आपका जहरीला गैस तो ले लिया और लाभदायक जो है वायुमंडल को वो गैस छोड़ दिया, तो फायदा कर रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है वायु को दूषित नहीं करता है। ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में किसे मंदक रूप में? तो मंदक रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो मंदक रूप में आपका जो है किसका इस्तेमाल? याद रखिएगा, मंदक रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ग्रेफाइट या भारी जल। भारी जल आपका रहेगा तो भारी जल मराएगा और भारी जल नहीं रहेगा तो यहाँ पर ग्रेफाइट आंसर जाएगा। साधारण जल नहीं, ऐसा नहीं कि साधारण जल आप मार दीजिएगा। साधारण जल होता है H2O, याद रखिएगा। ये साधारण जल का इस्तेमाल नहीं करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो नियंत्रक छड़ के रूप में बेरियम और कैडमियम का जो है बना हुआ छड़ का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। धातु की प्लेट के बीच में काट कर एक छेद बनाया गया है और फिर उसे गर्म किया जाता है। छेद का आकार क्या होगा? तो छेद का आकार जो होगा वो छोटा होगा। आयतन भले बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, याद रखिएगा। और डेंसिटी घटेगा, आयतन बढ़ेगा, लेकिन छेद का आकार क्या होगा? तो छोटा होगा, घटेगा। ये आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अगला मैथ है, तो मैथ देखिए 52 बनाइए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 52 का सही आंसर आपका 4 नंबर आएगा। 53 भी मैथ है, इसको बनाइए। 53 का 4 होगा। 54 ये भी मैथ है, इसका 3 आंसर आएगा। 55 देखिए, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं ठोस, द्रव तथा गैस। केवल द्रव अवस्था में, केवल गैसीय अवस्था में, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्थाओं में। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो यहाँ पर सही आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, द्रव एवं गैसीय दोनों अवस्था में। देखिए आप लोग तो इसका आंसर मारे होंगे गैसीय अवस्था में, लेकिन सिर्फ गैसीय अवस्था नहीं होगा। सूर्य के अंदर आपका जो है द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। देखिए कैसे, सूर्य के अंदर आपका जो है केंद्र में आपका हाइड्रोजन, ये गैसीय अवस्था में तो होता है, लेकिन सूर्य के अंदर आपका जो है प्लाज्मा भी होता है, याद रखिएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो होता है, यही प्लाज्मा सूर्य के केंद्रीय भाग में जो है द्रव और गैसीय दोनों अवस्था में पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर द्रव और गैस दोनों अवस्था हो जाएगा, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो विश्व प्रसिद्ध हरिहर पशु मेला जो है कहाँ पर? तो याद रखिएगा सोनपुर में पशु मेला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कुछ प्रमुख पशु मेला आपको बताते हैं, जैसे कुंभ मेला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, खिचड़ी मेला गोरखपुर उत्तर प्रदेश, दादरी मेला बलिया उत्तर प्रदेश, सिंह अस्त मेला नासिक महाराष्ट्र में होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। सिंह अस्त मेला, पुष्कर मेला राजस्थान, सूरजकुंड मेला हरियाणा, ये भी पूछ चुका है LP टेक्नीशियन में, याद रखिएगा। सूरजकुंड मेला किस राज्य में आयोजन होता है? तो आपका जो है हरियाणा में। और पितृपक्ष मेला, ये तो बिहार का सबसे प्रमुख मेला है, पितृपक्ष मेला बोध गया में, याद रखिएगा। श्रावणी मेला बिहार, सोनपुर मेला बिहार, कुंभ मेला हरिद्वार उत्तराखंड, और चैती मेला तो काशीपुर उत्तराखंड में। ये प्रमुख मेला है, ये भी एग्जाम में पूछता है, तो आपको ये याद रखनी है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 57 का मैथ है। देखिए इसका सही आंसर क्या जाएगा? इसका सही आंसर 40 वर्ष होगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस राज्य वंश के अंतर्गत विजारत का चमुत उत्कर्ष पर था? तो यह कौन सा वंश था जिस पर विजारत का मतलब उत्कृष्ट अवस्था में था? तो याद रखिएगा वह कौन सा वंश था? तो आपका तुगलक वंश। और वो भी तुगलक वंश का कौन सा वंश? तो मोहम्मद बिन तुगलक, याद रखिएगा।
कौन व्यक्ति हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? याद रहे, महिंदा राजपक्षे, यही वर्तमान समय में है, याद रखिएगा। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण पर थे तो एक दंडित अपराधी के द्वारा की गई थी? तो वह आपका जो है वायसराय का नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो, याद रखिएगा। भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत इसी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। 1870 से लेकर 72 तक आपका ये पद पर रहे थे, ये आपको याद रखनी है। लॉर्ड कर्जन को भारतीय इतिहास में जो है औरंगजेब के साथ तुलना किया जाता है, और ये तुलना कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, क्योंकि बंगाल विभाजन कर दिए थे। अब बंगाल विभाजन किए तो पूरे बंगाल में काफ़ी दंगा बढ़ गया, बहुत सारे लोग मारे गए थे। जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था बंगाल में। बंगाल विभाजन की घोषणा ये कब किए थे लॉर्ड कर्जन? तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को किए थे। और बंगाल विभाजन कब कर दिए थे? तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को कर दिए थे। हालांकि जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, तो 1911 में रद्द कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन, तो देखिए जितना भी भारत के वायसराय या गवर्नर जनरल है, सभी वायसराय गवर्नर जनरल में जो है भारतीय लोग सबसे अधिक आपका जो है भारत को जो है प्रोत्साहन या भारत को मदद करने वाला, भारतीय व्यक्ति को मदद करने वाला कौन सा वायसराय को माना जाता है? तो ये लॉर्ड रिपन। इसमें लॉर्ड रिपन को भारत के लोग आपका जो है सज्जन रिपन के नाम से पुकारते थे। इनके शासनकाल में विधिवत जनगणना हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया, जो है कारखाना अधिनियम समाप्त कर दिया गया, ये सब तरह तरह की बात लाया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय को भारत में पृथक निर्वाचन का जनक माना जाता है, याद रखिएगा। पृथक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो द्वितीय को माना जाता है, ये आपको याद रखना है। या सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1909 में, या आपको 1906 से 1910 तक लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत के वायसराय के पद पर रहे थे, ये आपको याद रखनी है। इनमें से किस महिला खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दलीला मोहम्मद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में यह शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था? तो असहयोग आंदोलन में प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार शामिल नहीं था, शामिल आपका था, इसको तो शामिल किया गया था। कोई प्रशासनिक सेवा में अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो वह आपका जो है बहिष्कार कर देगा उसको, ये मुद्दा उठाया गया था, इसमें शामिल था। ये विदेशी सामानों का बहिष्कार, ये भी शामिल था। आम दंगे नहीं शामिल था। आम दंगे हुआ तब ने आपका असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया। मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में चौरा चौरी हत्याकांड हुआ तो गांधी जी को लगा कि आपका दंगा फैल गया है, लेकिन हम तो दंगा फैलाने के लिए असहयोग आंदोलन नहीं लाए थे, हम तो आपका जो है ये अहिंसा के आपका बढ़ावा देने के लिए लाए थे। अहिंसा को जो है पालन करते हुए असहयोग आंदोलन चलाया गया था, इसलिए आपका गांधी जी असहयोग आंदोलन को जो है 12 फरवरी 1922 को पूरे देश में बंद कर दिए थे, याद रखिएगा। ब्रिटिश उपाधियों का परित्याग, ये भी शामिल होगा। केसर हिंद की उपाधि का त्याग किए थे गांधी जी, और बहुत नाइटहुड की उपाधि भी त्याग किए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तरह तरह के आपका जो व्यक्तियों ने अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो उपाधि दिया गया था, उपाधि को भी त्याग कर दिया गया था, याद रखिएगा। चलिए, ये आपका रीजनिंग है, तो इसको बनाइए। इसका सही आंसर आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो क्षय रोग आपका मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, कुछ प्रमुख रोग जो प्रभावित अंग, जैसे अस्थमा ब्रोंकियल स्नायु को प्रभावित करता है, मधुमेह अग्नाशय गुर्दे और आँख को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया गला को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। कुष्ठ रोग, एक्जिमा, दाद रोग जो है किसको? तो आपका जो तंत्रिकाएं को प्रभावित करता है। ग्लूकोमा ट्रैकोमा या कैटेरेक्ट आँख को प्रभावित करता है। घेंगा थायराइड ग्रंथि को। पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। ल्यूकेमिया रक्त ब्लड कैंसर यानी रक्त को प्रभावित करता है। मलेरिया तिल्ली को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। जो है एटिटिस एक रोग है, ये कान को प्रभावित करता है। निमोनिया या टीबी, निमोनिया और टीबी तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। स्कर्वी पायरिया दांत और मसूड़ों को। क्षय रोग फेफड़ा को अभी पूछे, क्षय रोग। टाइफाइड हैजा पेचिस आंत को प्रभावित करता है। टिटनस कोढ़ रेबीज मिर्गी पोलियो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जननकीय विशेषता का हिस्सा नहीं है? तो ये आपका जो है विशेषता नहीं है, याद रखिएगा। रहन सहन का स्तर को शामिल नहीं किया जाता है। जनसंख्या जब जनगणना जब निकाला जाता है देश में तो रहन सहन को नहीं रखा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप। देखिए, कुल आपका जो है 4 बौद्ध संगीति हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर। पहला जो है अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरा कालाशोक के शासनकाल में, तीसरा जो है अशोक के शासनकाल में और चौथा कनिष्क के शासनकाल में। पहला का अध्यक्षता जो है महाकश्यप, दूसरा का अध्यक्षता जो है सर्वकामी, तीसरा का मेघलीपुत्र और चौथा का अध्यक्ष किसने किया था? तो चौथा का अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र के द्वारा किया गया था और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया था। चौथा बौद्ध संगीति में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, एक आपका हीनयान और एक महायान, याद रखिएगा, हीनयान और महायान। चौथा बौद्ध संगीति में ही जो है बौद्ध संगीति में ही अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष पद का सृजन किया गया था, जिसमें पहला उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष को बनाया गया था, याद रखिएगा।
वह तापमान जिस पर किसी चुंबक का चुंबकत्व कम होने लगता है क्या कहलाता है? तो उस तापमान को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस तापमान को क्यूरी ताप कहा जाता है, ये आपको याद रखना। जिस पर चुंबक की चुंबकत्व कम हो जाती है यानी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है उसको क्यूरी ताप कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? तो किसी कांच की छड़ को, मतलब कांच का बना हुआ एक छड़ है उसको रेशम से रगड़ेंगे, याद रखिएगा रेशम से रगड़ेंगे, तो यहाँ पर आपका जो है यहाँ पर कांच पर कौन सा आवेश आएगा और रेशम पर कौन सा आवेश आएगा? तो छड़ पर कौन सा आवेश आएगा? तो ये धन आवेश आएगा, और रेशम पर कौन सा, धागा पर कौन सा आवेश? तो ऋण आवेश आएगा, याद रखिएगा। विद्युत वहन करने के लिए कौन सा उत्तम समझा जाता है? तो उत्तम आपका किसको समझाता है? तो चालक को, चालक पदार्थ को, याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए, विद्युत धारा की दिशा याद रखिएगा, या विद्युत धारा, निम्न विद्युत धारा की मात्रा को ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। एक आमीटर भी होता है, तो आमीटर जो है विद्युत धारा के मान को पता लगाने के लिए कि आखिर विद्युत धारा कितना एम्पीयर जा रहा है, विद्युत धारा के मान को पता लगाने के आमीटर। एक वोल्ट मीटर होता है, तो वोल्ट मीटर आपका जो विभव या विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखिएगा। आमीटर श्रेणी क्रम में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर भी श्रेणी क्रम में लगाते हैं, लेकिन वोल्ट मीटर जो है समानांतर क्रम में लगाते हैं, ये आपको याद रखनी है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापा जाता है? तो आमीटर के द्वारा, लेकिन विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या है? तो एम्पीयर है, ये आपको याद रखनी है। धारा ले जाने वाले दो समानांतर तारों के बीच बल का उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो आपका जो है किसको? तो आपका ये हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, एम्पीयर, याद रखिएगा। विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषण कौन सा रंग करता है? सबसे अच्छा अवशोषण ब्लैक, और सबसे खराब अवशोषण श्वेत करता है, याद रखिएगा। घड़ी की चाबी में भरने के बाद कौन सी ऊर्जा भंडारित होता है? तो स्थिति ऊर्जा। तो स्थिति ऊर्जा तो ऑप्शन में है नहीं। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा? तो स्थिति ऊर्जा। तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा तो ऑप्शन में है नहीं। तो स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों यांत्रिक ऊर्जा का परिवर्तित रूप है, याद रखिएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिएगा। तैना हुआ धनुष में कौन सा ऊर्जा? तो यही यांत्रिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा। डैम बनाकर इकट्ठा किया हुआ पानी में कौन सा ऊर्जा? तो उसमें आपका जो है स्थिति ऊर्जा। चलता हुआ कार में कौन सा ऊर्जा? तो गतिज ऊर्जा, याद रखिएगा। चलता हुआ कार में गतिज ऊर्जा, ये आपको याद रखनी है। मैथ, ये आपका मैथ है यहाँ पर, तो बनाइए 74 का। इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 210। इसके बाद ये भी मैथ है 75 का भी ऑप्शन नंबर 4 होगा। 76 इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी होगा। 77 का 1। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित था? तो ब्रह्म समाज जो है किस सिद्धांत पर आधारित था? याद रखिए, एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय 1828 में किए थे। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अमेरिका पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था, उसका नाम क्या था? याद रखिएगा, उनका नाम बेब मिलर। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के साथ कौन सा अमेरिकी पत्रकार इनके साथ थे? तो बेब मिलर थे, याद रखिएगा। हाल ही में फ्लाइंडिंग द गैप्स नामक पुस्तक का विमोचन जो है किसके लिखा है? जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, इसके लेखक साइमन ट्रॉफिल है, ऑप्शन नंबर सी। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था? तो आपका पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, याद रखिएगा। और 1761 में किसके बीच हुआ था? तो आपका जो है अफगानों और मराठों के बीच हुआ था, अर्थात अफगान सेनापति अहमद शाह अब्दाली था और मराठा के बीच हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चला जाएगा। कीमत के बढ़ने के कारण राष्ट्रीय आय के बढ़ने को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। इसके बाद है, निम्न में कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों पर संबंधित नहीं है? तो 83 का सही आंसर आपका जो है सौर विकिरित किरणित ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 4। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहला चरण नमक सत्याग्रह था, जो 1930 में कहाँ से महात्मा गांधी की अत्यंत लंबी पदयात्रा का साथ आरंभ हुआ था? तो कहाँ से? याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो अहमदाबाद से, याद रखिएगा। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को आपका अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से शुरू किए थे और दांडी नामक स्थान पर पहुंचे थे। इनके साथ कुल मिलाकर के 78 अनुयायी थे और 200 कुछ मील आपका जो है पैदल यात्रा यानी 312 किलोमीटर तक पैदल यात्रा किए थे। इस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन साहब थे, याद रखिएगा। और इसके बाद 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी नामक स्थान से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा शुरू कर दिए। मोतीलाल नेहरू और सी आर दास 1923 में मतलब 10 जनवरी 1923 में कौन सी पार्टी का स्थापना किए थे? तो ये आपका जो है कौन सी पार्टी हो जाएगा? स्वराज पार्टी। गद्दर पार्टी का स्थापना 1913 में किया गया था, कहाँ? तो सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के द्वारा, याद रखिएगा। इंडियन लेबर पार्टी, तो देखिए इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक जो है केर हार्डी थे। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना 1893 में किए थे।
क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियाँ मरती हैं? याद रखिएगा, इसका कारण क्या हो जाएगा? इसका सही कारण आपका जो है ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर सी। ग्रह गति का नियम कौन दिया? जोहान्स केपलर साहब दिया। और जो है गति का नियम किसने दिया? तो न्यूटन साहब। दूरबीन का खोज गैलीलियो साहब। और कोपरनिकस ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दिए थे। किस राज्य की सरकार हाल ही में शिशु सुरक्षा नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह राज्य की सरकार का नाम क्या है? तो असम। याद रखिएगा, उस राज्य सरकार का नाम है असम, ये आपको याद रखनी है। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंशतः किसके नेतृत्व में? तो आपका जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में चलाया गया था, ये आपको याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किए थे। लोकमान्य तिलक गीता रस नामक पुस्तक लिखे थे। और महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में तो बहुत सारा बात आपको जो है याद होगा। 90 का आपका जो है इसका सही आंसर क्या होगा? तो 90 का 4 होगा। तो 90 क्वेश्चन ही था इसमें। अब देखिए यहाँ से 91 से कुछ मैथ रीजनिंग है, तो मैथ रीजनिंग आपका जो है छोड़िए, 90 तक बनाइए। इसमें 70 नंबर आपका आता है, तो समझ लीजिए आपका बहुत बेहतरीन तैयारी है। तो आपका जो है कमेंट में लिख करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, कितना अच्छा था, कितना आपका जो है डिस्कशन सॉलिड था। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं। अगला वीडियो में फिर आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।